नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर रूबरू हुआ आपके सामने। आज मैं चर्चा करूंगा, दुखद रूप से चर्चा करूंगा, कांग्रेस के अंदर मौजूद जयचंदू और मीर जाफरों। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जयचंदू और मीर जाफरों की एक लंबी पंक्ति खड़ी है। यह दुर्भाग्यजनक है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ निर्णायक भूमिका अदा करने वाली, देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने आज़ादी के बाद दशकों भारत पर शासन किया, आज उस पार्टी के अंदर अगर यह चर्चा हम लोग करें कि जयचंदू और मीर जाफरों की लंबी पंक्ति खड़ी है, तो यह एक पीड़ादायक प्रसंग है। लेकिन हकीकत है, पिछले दिनों जो देखा गया, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई, लोकतंत्र में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उन्हें सत्ता सौंपती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को परास्त किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आज तक है। वैसी स्थिति में जब कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, यह तो है ही है, लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर सुविधा अनुसार अपने ही लोग, पार्टी के अपने ही बल्कि दिग्गज नेता जब पार्टी नेतृत्व पर या पार्टी पर प्रहार करते हैं, वहां तक ठीक है, ये लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पार्टी का मंच होता है। आप वहां चर्चा करें, अपनी बात करें, और अगर आपको लगता है कि आप वहां पर असहज है, आप वहां पर अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, आपकी उपेक्षा हो रही है, आप पार्टी छोड़ने को स्वतंत्र है, लोगों ने छोड़ा भी है, लेकिन देखा ऐसा गया है कि अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है और अभी फिलहाल स्थिति ऐसे कि लगता नहीं कि निकट भविष्य में वो सत्ता पर काबिज होगी, ऐसे में कुछ लोगों का छोड़ना, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, केंद्र में मंत्री बने। यह अवसरवादी राजनीति है, यह सुविधा की अवसरवादी प्रवृत्ति है जो सिंधिया या गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को गद्दारों की श्रेणी में खड़ा करती है। यह एक कड़वा सच है और इसे मानना पड़ेगा। लेकिन यहां स्थिति, अब जो ताजा स्थिति बन के आई है राजस्थान, सचिन पायलट, इनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा, कांग्रेस सेवा की, कांग्रेस में अच्छे अच्छे पदों पर रहा, सत्ता सुख होगा सब। आज वो अपने ही सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। और तो और एक जो बहाना बना, मैं बहाना ही कहूंगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सचिन पायलट आरंभ से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बनना चाहते हैं, और कहा तो यह जा रहा है कि नेहरू गांधी परिवार के किसी एक सदस्य का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि वहां के विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के साथ है, तो वहां उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन अब जो सचिन पायलट ने जो मोर्चा खोला है उनके खिलाफ प्रतिदिन, वो बहाना जो सका कि बहाना ये बनाया है कि पिछले चुनाव के समय, इसके पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थी, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराए जाने का आश्वासन मतदाताओं को दिया था, इस पर उन्होंने वोट लिया था। और अब
जबकि सरकार अपने कार्यकाल पूरा करने जा रही है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार, वसुंधरा राजे की पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई। उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और अशोक गहलोत सरकार पर आक्रमण किया, यह कहते हुए कि मैंने कई बार कहा इसकी जांच कराओ, लेकिन जांच नहीं हुई। और अब एक सांकेतिक एक दिन के अनशन पर भी बैठ रहे हैं अपनी मांग के समर्थन में। यह विचित्र है। यहां मैं यह बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका बयान आया है और उन्होंने दो टूक कहा है कि पिछले दिनों जब मैं प्रभारी बना उसके बाद सचिन पायलट उनसे मिले, अनेक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, राजस्थान कांग्रेस से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन एक बार भी उन्होंने आज जो उनकी मांग है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व वसुंधरा राजे की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की, उसकी चर्चा उन्होंने एक बार भी नहीं की थी। यह उन्होंने स्पष्ट किया। वैसे में अशोक गहलोत पर यह आक्रमण या प्रहार करते हुए जो उनकी मांगों को नहीं मांग रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं, वो अनशन पर बैठ रहे हैं। यह साफ है कि वे अशोक गहलोत अर्थात अपने ही कांग्रेस पार्टी की सरकार को वहां अस्थिर करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जयचंदो और मिर्जाफरों की पंक्ति लंबी है। पिछले दिनों जब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ताजा तरीन गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी ये बात चली थी। सभी जानते हैं कि सत्ता की मलाई खा चुके गुलाम नबी आजाद 50 वर्षों तक पार्टी में कांग्रेस में रहे, विभिन्न पदों पर मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अनेक पदाधिकारी राज्यों के रहे। वैसे में जब उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस पार्टी से उन्हें कुछ मिलने वाला है, चूंकि उन्होंने इस बार को राज्यसभा में नहीं भेजा पार्टी ने, असल कारण यह था उन्होंने दशकों से पार्टी की सेवा करने वाले, और विशेष कर भी बता दूं, वो नेहरू गांधी परिवार के खास माने जाते थे। उनका परामर्श लिया जाता था, उन पर विश्वास किया जाता था, उन्हें विश्वास पात्र माना जाता था। उस गुलाम नबी आजाद ने जब राज्यसभा के सदस्य नहीं बने, जबकि मैंने कहा कि वो क्या नहीं बने, सारी सुख सुविधा उन्हें दी, सारे पद को उन्होंने संभाला, उन्होंने उसी पार्टी ने उन्हें दिया। गुलाम नबी आजाद बने तो कांग्रेस पार्टी के कारण बने। आज वो पार्टी छोड़ के चले गए और जम्मू कश्मीर में कुछ कवायद कर रहे अपनी पार्टी का। यह एक प्रमाण है कि किस तरह से एक अवसरवादी राजनीति के तहत जब कांग्रेस कमजोर हुई है, अभी उसे सहारे की जरूरत है। सहारा कौन देगा? बाहर का लोग आकर नहीं करेंगे, अपने लोग देंगे, अपने ही लोग, जिनका आभा मंडल कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस मंच ने बनाया, उन्हें सब कुछ दिया, फिर अल्लाह का आरोप लगेगा। ऐसे में यह दुर्भाग्यजनक है कि सचिन पायलट जैसे लोग कांग्रेस को और कमजोर कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आज कांग्रेस मरणासन है, उसे संजीवनी की आवश्यकता है, और ऐसे में पहली आवश्यकता है कि पार्टी एकजुट रहे, जिसके प्रयासों रहे। पार्टी की एकजुटता पार्टी को संबल प्रदान करेगी, पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन अगर सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता अगर पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? वह जो उनकी मांग है, मैं फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के जांच की मांग जो है, यह मात्र एक बहाना है। वो अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। कई ऐसे प्रमाण सामने आ चुके हैं जब उन्होंने पार्टी विधायकों से इस संबंध में चर्चा की, पार्टी विधायकों को बहुमत को अपने साथ करने की कोशिश ये इनके प्रकार की थी, सफलता नहीं मिली। तो आज वे अनशन का सहारा ले रहे हैं। सिर्फ
मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, उनके लिए चिंता पैदा करने के लिए। यह दुर्भाग्य है। यहां पर अब एक चुनौती कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस आला कमान के पास है। यह ठीक है कि कड़े कदम उठाने से पार्टी और कमजोर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे तत्वों को, सचिन पायलट जैसे तत्वों को प्रश्रय दिया गया तो आने वाले दिनों में पार्टी में बड़ा विस्फोट होगा और पार्टी को संकट में डालेगा। लोकसभा के चुनाव अब कुछ माह बच गए हैं और ये आने वाला 2024 के चुनाव सभी जानते हैं कि अनेक कारणों से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जहां तीसरी बार देश में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, वहीं अगर इस बार कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं हुई, मजबूत नहीं हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में अपने अस्तित्व के रक्षार्थ जूझना पड़े। यही कारण है कि इस स्थिति को भांप कर ही थोड़ा समझौता करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने विपक्षी एकता की पहल की है। वो सामने आए हैं और इस प्रयास में सफलता भी मिलती दिख रही है। अगर विपक्षी एकता होगी चुनाव के पहले और संपूर्ण विपक्ष अगर एक मंच पर एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति अत्यंत ही असहज हो जाएगी। परिणाम क्या होंगे इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। राजनीतिक विश्लेषक इस पर एक मत है कि मात्र 35% वोट लेकर सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 65% मतदाताओं ने वोट दिया था। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हां, लगभग सिर्फ 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, जबकि विपक्ष को 65%, अर्थात 65% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया था, अर्थात बहुमत नहीं दिया था। लेकिन एक विडंबना है हमारे समाधान की, हमारे वर्तमान कारणों की। बहुमत की परिभाषा ही विचित्र है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बहुमत आखिर किसे कहते हैं। बहुमत का अर्थ होता है कम से कम 50% या उससे अधिक। लेकिन अगर 35% वोट प्राप्त कर और 65% वोट नहीं मिलने पर अगर सत्ता मिल जाती है तो यह एक विडंबना के रूप में, एक लोकतांत्रिक विडंबना के रूप में इसकी चर्चा होगी। विश्लेषक इसकी चर्चा करेंगे, विद्वान इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में आज जब लोकतंत्र की हत्या की भी बात उठती है, बार बार उठ रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन जो तथा कथित आंदोलन कांग्रेस या अन्य दल चला रहे हैं वो नहीं है। वो तो एक परिवार को बचाने के लिए आंदोलन, अर्थात नेहरू गांधी परिवार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इसमें इस आरोप में, इस सफाई में दम हो सकता है, लेकिन फिर वही बात, वही कड़वा सच कि नेहरू गांधी परिवार को आप कांग्रेस से अलग कर कांग्रेस के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक कड़वा सच है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। स्थितियां चाहे जो, परिस्थितियां चाहे जो रही हो, लेकिन यह सत्य स्थापित हो चुका है। ऐसे में सचिन पायलट अगर अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द पैदा होते हैं, मैंने कहा कि कदम तो कड़े होंगे, हो सकता है कि वो आत्मघाती भी सिद्ध हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को, उसकी आला कमान को पहल करते हुए सचिन पायलट से बातचीत करें, उन्हें समझाए। अगर सचिन पायलट सचमुच पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है तो फिर कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं होगी जिससे कि वे पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए। उनका पार्श्व आज इन दिनों उनके परिवार के राजनीतिक पार्श्व की बहुत चर्चा हो रही है। किस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक अवसरवादी राजनीति में वो संलग्न रहे, संलिप्त रहे।
यह एक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन चूंकि यह सार्वजनिक हो चुका है और सार्वजनिक होकर पे इस पर एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है, सचिन पायलट स्वयं को ऐसी किसी असहज स्थिति से बचा सकते हैं और उसका एकमात्र रास्ता है कि वे आला कमान के साथ बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें, उनकी जो इच्छा है, वो जो चाहते हैं उस पर चर्चा करें, लेकिन किसी भी तरह से अपने ही सरकार अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि उनकी गणना वही जयचंद और मीर जाफर की पंक्ति के एक सदस्य के रूप में होगी। अगर इसके लिए वो तैयार हो सकते हैं। आज की राजनीति में ऐसे किसी विशेषण से चिंता अवसरवादियों को नहीं होती है और उस परिवार में तो कदापि नहीं। इसलिए हम ऐसी कोई संभावना पर चर्चा नहीं करते हुए यही चाहेंगे कि चूंकि इस लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी अत्यंत ही आवश्यक है। लोकतंत्र के रक्षार्थ, और किसी के नहीं, लोकतंत्र के रक्षार्थ इसकी मौजूदगी आवश्यक है। और यह पूर्ति सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आज वही है। यह सही है कि तत्काल कांग्रेस नेतृत्व भी जानता है कि उसे सत्ता मिलने वाली है अगर कोई अजूबा नहीं हो गया। राजनीति में रातों रात अजूबा भी हुआ करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं। लेकिन अगर कोई अजूबा नहीं हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व यह जानता है कि निकट भविष्य में उसे सत्ता मिलने वाली नहीं है। इसलिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में ही अपने को स्थापित करे ताकि उनकी उपेक्षा कोई नहीं कर पाए। ऐसे में सचिन पायलट के साथ बातचीत कर उनकी जो अपनी मांग है उसका निपटारे किया चाहिए। और अगर यह सच है जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि राजस्थान की पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हो, तो यह मांग से, और चूंकि ऐसा चुनावी वादा कांग्रेस वहां कर चुकी है, तो इस मांग को मानने में क्या अड़चन है? आप एक जांच समिति बना दें, जांच प्रक्रिया शुरू हो जाए। यह तो एक बहुत ही साधारण मांग है और वाजिब मांग है। वाजिब इसलिए कि चूंकि अन्य बातों के अलावा इस वादे पर भी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में राजस्थान में मत मांगे थे, वोटरों का समर्थन मांगा था और उन्हें मिला था। ऐसे में यह अपने वादे की पूर्ति भी मानी जाएगी, नहीं तो फिर वादा खिलाफी का आरोप इन पर लगेगा और इसी वर्ष वहां चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब कांग्रेस नेतृत्व तय करे कि उसे क्या चाहिए। अपने पूर्व के वादों की याद कर उनकी पूर्ति की दिशा में कदम उठाकर मतदाता के सामने जाएगी आने वाले चुनाव में, या एक वादा खिलाफी दल के रूप में मतदाताओं के सामने जाएगी। ऐसे में मतदाता क्या निर्णय लेगा, इसकी कल्पना सहज है। धन्यवाद।